अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा खालिद चिश्ती साहब कि अभी आपने जो जिक्र किया कि आपका भी एनालिसिस यही था कि जिस तरीके से इन्होंने बमबारी की है ये काफ़ी नहीं है, ऑब्वियसली इट्स डीपली अंडरग्राउंड जो उनकी न्यूक्लियर साइट्स हैं। और इनफैक्ट अब उनके अपने जो एनालिस्ट्स हैं, स्कॉट रिटर फॉर वन, जो कि फॉर्मर यूएन इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये वाली साइट्स जो ईरान की हैं ये न्यूक्लियर वेपन के अलावा डिस्ट्रॉय हो ही नहीं सकती हैं। सो अमेरिका ऑब्वियसली न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल तो नहीं करेगा वहाँ पे। देखिए सादिया, ये बड़ा सिंपल है टू अंडरस्टैंड। इसको हम एक सरसरी या सतही पिक्चर पर नहीं देख सकते। जी। देखिए, ईरान ने ये बिल्ड की थी 15-20 साल पहले, तो डोंट यू थिंक कि ईरान को पता था कि हमारे खिलाफ स्ट्राइक आएगी? और फिर डेफिनेटली। उसको नहीं पता कि कौन से मुल्कों की स्ट्राइक आएगी। ऑब्वियसली अमेरिका की आएगी या इसराइल की आएगी। तो जिन्होंने भी ये बिल्ड किया होगा इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको डे वन से पता था कि हमने इसकी एस्टेब्लिशमेंट, जो कंक्रीट या मटेरियल जो यूज करना है, जो स्ट्रैटेजी बनानी है, जो स्ट्रेंथ देनी है इस पूरी बिल्डिंग या कॉम्प्लेक्स को या कंपाउंड को, हम्म। हमने की है कि इतनी बड़ी टनेज। ये उस वक्त भी उनको पता था। ये B-2 जहाज 1997 में ऑपरेशनल हुआ था। हम्म। यानी कि ईरान के न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसके पहले का ये जहाज था। तो इस सबको इसकी टनेज भी पता है, इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी पता है। इनके पास B-52 जहाज भी है। जो B-2 तो 40,000 पाउंड वजन ले जा सकता है, B-52 70,000 पाउंड वजन ले जा सकता है, जो हम्म। टनेज की बात कर रहा हूँ। तो ईरान को ये बिल्कुल माइंडफुल होंगे भी, और आई एम श्योर के थे भी, कि इसके खिलाफ हमने एक स्ट्रेंथ बिल्ड करनी है कि डिस्ट्रक्शन ना हो सके या मिनिमम हो सके। तो ये नहीं होता कि आप एक नॉर्मल जिस तरह घर कंस्ट्रक्ट करते हैं या थोड़ा स्ट्रेंथन कर लेते हैं। ये डे वन से न्यूक्लियर साइंटिस्ट को पता होता है कि बिल्कुल। इतनी स्ट्रेंथ होगी तो बच पाएंगे। और दूसरा, आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया कि दूसरा वॉर ऑब्जेक्टिव भी नहीं अचीव हुआ, जिसका नाम था कि ऑपरेशन, देखिए इनका नाम क्या रखा गया था, ऑपरेशन राइजिंग लाइन। हम्म। राइजिंग लाइन जेन में रखे कि शेर ये वो है जो इनके प्रेजेंट जो इस वक्त झंडा है ईरान का, उस पर सेंटर में अल्लाह लिखा हुआ है। हम्म। और इससे पहले इस पर लॉइन होता था जो शाह का ईरान बिल्कुल। का लॉइन। कुछ भी दे लें कि इसका द लाइन इज कमिंग बैक, जो कि हम्म। नहीं आया, वो राइजिंग लाइन नहीं हो सका। तो एक और एलिमेंट जरूर हमें जेहन में रखना चाहिए। लास्ट पॉइंट मेरी तरफ से जी इस जी। सवाल के जवाब में है कि इसराइल को देखिए डबल प्रेशर इस वक्त सामना करना पड़ रहा है। एक वो गाजा का तो मॉरल प्रेशर था, दुनिया से आइसोलेटेड है, कट ऑफ है, इंटरनेशनल मीडिया कंडेम करता है, ह्यूमन जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर कुछ लोग साथ तो नहीं ऑब्वियसली हेल्प कर पा रहे गजा का, लेकिन कंडेम जरूर कर रहे हैं। एक वो प्रेशर ऑलरेडी था इसराइल पर। अब ये दूसरा एडवेंचर करके या मिस एडवेंचर करके टेक होम वो नहीं था जो मुझे लगता है कि पहले दिन था। हम्म। इसी तरह गजा पे देखा है, जो थोड़ा सा सॉफ्ट होना शुरू है, वो इसलिए नहीं कि उनको फलस्तीनियों पर तरस आ गया। हम्म। उनको, मेरा ख्याल है कि उनको अपने यरगमाली जो उन्होंने होल्ड किए हुए हैं, अब लोगों को दिखाने के लिए उसका अल्टरनेट दे रहे हैं कि देखें ठीक। उधर नहीं तो बिल्कुल। हमने यरगमाली। कि मुझे हम ये यहाँ लगता पे है। कोई कामयाबी दिखा रहे हैं आपको, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ऑब्वियसली ईरान में जिस तरीके से ये जब जंग जारी थी उस दौरान जो बयानात आए नेतन्याहू की तरफ से भी, वो ईरानी आवाम को उकसाने के लिए थे। उनको ये लगता था कि ईरान की अपनी आवाम जो है वो उनके खिलाफ बगावत कर देगी और हुकूमत के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। एंड दे ऑब्वियसली मस्ट हैव थॉट कि यहाँ पे भी इराक और सीरिया वाले हालात हम कर लेंगे। और वो जो उनकी पॉलिसी थी 7 कंट्रीज़ इन 5 ईयर्स, कि जी आपने 6 तो तबाह कर दिए, एक बचाए, और ईरान को भी उसी तरीके से रिजीम चेंज कर लेंगे अपनी मर्ज़ी का, वो नहीं हो सका। लेकिन आपने जो शुरू में पॉइंट आउट किया, आई थिंक वो बहुत बुनियादी बात है कि ईरान को भी अब एहसास हुआ है कि मुसाद की कितनी हद तक डीप पेनिट्रेशन हमारे मुल्क के अंदर है। हमारे ख़ुद के लोग जो हैं वो कैसे उनके लिए स्पाइज़ के तौर पे काम कर रहे हैं, हमारे अपने इदारों में मोल्स कौन कौन से हैं, उनकी भी निशानदही आई एम श्योर हुई होगी। एंड दैट्स ऑल्सो गोना टेक अ लॉन्ग टाइम टू रेक्टिफाई द सिचुएशन। बट आप मुझे ये बताइए, ऑफेंसिव की हद तक चलें, हम कहते हैं ईरान बड़ा ज़बरदस्त उसने काम किया, मिसाइल्स, ड्रोन्स टेक्नोलॉजी, और डिफेंसिव में जब शुरू में इजराइल का हमला हुआ वहाँ पे वो नाकाम हुए थे। अब ये जो एक ख़बरें आ रही हैं कि ईरान ने जो एक्सपेक्ट किया था कि रशिया से हमें सपोर्ट मिल सकती है बिकॉज हमने यूक्रेन के ख़िलाफ़ रशिया को ड्रोन्स और मिसाइल्स दिए थे, वहाँ से वो सपोर्ट इनको नहीं आई है। और अब चाइना की तरफ रुख किया जा रहा है अपनी एयर फोर्स को, अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए। आपको लगता है कि फ्यूचर में कोई ऐसा कोलैबोरेशन हो सकता है चाइना और ईरान का? आपके पहले पॉइंट को मैं पहले थोड़ा सा टच करके फिर दूसरे जी सवाल पर ज़रूर। आता हूँ। अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क का के पेनिट्रेट कर चुके थे, ये ईरान को बहुत माइंडफुल पहले से होना चाहिए था। हम्म। निजात ईरान के प्रेसिडेंट रहे हैं फ्रॉम 2005 टू 2013। ये ईरानियन प्रेसिडेंट थे, और इन्होंने CNN ईरान को एक इंटरव्यू देते हुए कहा था अपने प्रेसिडेंसी के बाद
उन्होंने कहा था कि जब मैं सदर था तो मुझे लगा कि इजरायली इंटेलिजेंस का, मोसाद का बहुत बड़ा नेटवर्क हमारे मुल्क में फैल चुका है जी। और मैं उसका काउंटर करने के लिए मैंने एक फोर्स बनाई। अब मैं 2005 और 2013 की बातें कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स बैक। तो उन्होंने कहा कि कुछ अरसे बाद मुझे पता लगा कि जो मैंने ईरान की फोर्स बनाई है टू काउंटर मुसायद, हम्म। उसका जो हेड था वो भी मुसायद एजेंट था। तो अब आप हम्म। देखिए उनकी बेबसी देखिए। ट्रू। और ये हिस्टोरिक का एक पर्सपेक्टिव आपके व्यूअर्स को मैं पेश करता चलूं कि ये उस वक्त का है और उनको माइंडफुल होने की जरूरत थी पिछले 15-20 सालों में। एक इस्माइल बात। हनीय की शहादत IRGC के हेडक्वार्टर में हो जाना ऑब्वियसली वो खुद आपको काफ़ी चीज़ें बताता है। जी। अच्छा, कमिंग बैक टू जो आपने कहा कि अब चाइना या रशिया उनकी हेल्प करेंगे, देखिए चाइना पहले भी 20% सस्ता तेल ले रहा था। और ठीक। ऑब्वियसली शायद चाइना बहुत बड़ा मुल्क होने की वजह से ही अमेरिका को स्टैंड ले सकता था कि वो चाइना तेल खरीदेगा ईरान से, पहली बात। दूसरी, वेपन जो S-400 मिसाइल जो हमने हम्म। हिंदुस्तान का भी तबाह किया था, वो एक डील हुई हुई थी। कुछ सोर्सेज बताते हैं कि वो डिलीवर भी हो चुका था S-400। लेकिन चाइना और रशिया दोनों ने बड़ी वेल गार्डेड पॉलिसी रखी है बिकॉज ऑफ अमेरिका, हम्म। ईरान। वो सही। इसलिए कि S-400 देने के बावजूद रशियंस इंसिस्ट कर रहे थे कि हमने आपको ना तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी है, ना ट्रेनिंग देनी है, हमारे ऑपरेटर्स और हमारे वेपन कंट्रोलर्स इसको फायर करेंगे और चलाया करेंगे। जिस पे ईरान ने एग्री नहीं किया था, जिसकी वजह से ये स्टेलमेट पर है 2 सालों से तकरीबन। और इस जंग में S-400 ईरान में होने के बावजूद ऑपरेशनलाइज नहीं थे। एक तो ये है। हम्म। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो शायद ईरान को अब रियलाइज करना चाहिए कि जो भी समझें आप, वेपन जितने मर्जी, जो आपने भी पॉइंट आउट किया कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल आपके जितने हम्म। मर्जी एक्यूरेट हो जाएं, बहुत कामयाबी दे सकते हैं, लेकिन वो उसकी भी एक लिमिट होती है अगर आपकी एयर पावर वीक है, और इनकी तो बिल्कुल। एयर पावर ऑलमोस्ट निग्लिजिबल। और पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखने की बात है कि जो इतने पुराने जहाजों के बाद इन्होंने जो एयरफोर्स जिस लेवल पर थी, बहुत ज्यादा, मैं मानता हूं कि इनकी एयरफोर्स का अगर फाइटर जहाज ले भी लेते, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग भी होती, तो इनको अरब मुल्कों ने गुजरने नहीं देना था इसराइल तक हमले बिल्कुल। करने के लिए वो जहाज के उन्होंने जरिए पहले ही एयर तेल। स्पेस बंद कर दी थी उसी टाइम पे। तो उन्होंने ऑफेंस वाले जहाज नहीं खरीदे, जी। बट उनको डिफेंसिव जहाज जो उनकी एयर स्पेस को, जो इसराइल से 40-70 गुना बड़ा मुल्क है। बिल्कुल। अब इमेजिन करें कि 70 गुना बड़ा रकबा आपने डिफेंड करना है इसराइल के मुकाबले में। पाकिस्तान 40 गुना छोटा है इसराइल हमारे से। तो इतना, और KPK का चौथा हिस्सा है जो ट्रू। इसराइल का रकबा है। मैं सिर्फ व्यूअर्स को बता रहा हूँ, एक रिलेट कर पा रहा हूँ कि KPK का चौथा हिस्सा वहां से जहाज टेक ऑफ करते हैं और हम्म। अपने 70 मुल्क बड़े रकबे पर आके हमले करते हैं, लेकिन इतने बड़े रकबे को डिफेंड करने के लिए आपके पास फाइटर जहाज ही नहीं। हम्म। पहली बात, कम से कम डिफेंस के लिए अच्छे पोटेंट काबिल बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स वाले रखने चाहिए थे। और लास्ट पॉइंट इस सवाल के जवाब में ये है कि उन्होंने, आपने नोट किया होगा कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज को कहते थे हम ब्लॉक करने लगे हैं। बिल्कुल। मेरा मानना ये है एज अ स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी कि वो पॉसिबल नहीं लगता था कि वो कामयाबी से कर, अनाउंसमेंट करना और बात है, लेकिन हम्म। आपने नोट किया वो कर नहीं पाए, बिकॉज मैंने भी उस अफसरों में यही कहा था उन दिनों में कि ये अनाउंस किया है, उनकी कैबिनेट ने पास भी कर दिया है, लेकिन वो कर नहीं पाएंगे। वो कर अपने क्यों से नहीं पाए? हमदर्दी रखने वाले लोगों को भी ऑफेंड करने वाली बात थी, स्पेशली चाइना। एक तो वो थी सादिया, दूसरा मेरी, देखिए जब मैंने अनाउंस करना होता है सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं करनी होती, आप मेरी करके दिखाते कैपेबिलिटी हैं। भी होनी चाहिए टू हम्म। एग्जीक्यूट। इफ आई डू नॉट एग्जीक्यूट परफेक्टली, मेरी मुल्क की या मेरी एयरफोर्स की या आर्म फोर्सेस की क्रेडिबिलिटी खराब होती है। ट्रू। इसमें क्या हुआ, आप नए हरमोज को आप ब्लॉक तब करते अगर आपके पास एयर कंट्रोल होता। आपको हम्म। एयर कंट्रोल चाहिए होता है, यानी कंप्लीट, आप जिसको कहते हैं ना नो फ्लाई जोन टाइप, यानी नो एयरक्राफ्ट कम्स टू हेल्प और ठीक। ताकि हम शूट कर देंगे अगर किसी ने आया। वो ईरान कर सकता था, वो नहीं कर सही है, सकता तो था। वो सलाहियत सिर्फ और ऑब्वियसली नहीं है ईरान के पास। राइट। मेटल चिप से नहीं कर सकते आप ब्लॉकेज। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात वाकयात यकीन के साथ।